यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 5 है। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जैसे देखा कि अब हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एलिमेंट का सिंबल क्या है, इसके बाद उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो अब जैसे कि एटॉमिक मास आपको याद भी करना है। अब देख सकते हैं ये है आयरन, तो आयरन का ये देख सकते हैं सिंबल है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आपको याद भी करना है। तो सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस को तो याद नहीं करना है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को जरूर आपको याद कर लेना है। तो लगभग 30 तक यहाँ तक आप उसको याद कर लें और कुछ कुछ बीच वाले को भी आप याद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एटॉमिक मास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ में एटॉमिक मास को निकाला गया। एटॉमिक मास, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम लोगों को एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मिला। ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, उनके अनुसार प्रत्येक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वेयर प्रमोटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो जैसे हम लोगों ने देखा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया गया था। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो एटम्स होते हैं वे फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिव एटॉमिक मासेस वेयर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास निकालना इतना आसान नहीं था, इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज किया गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस वेयर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड कंपाउंड्स फॉर्म्ड। इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया गया बाय यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो जो कंपाउंड बनते गए और उस प्रकार से जो एटम्स थे उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब आगे की बातों को आप बड़ा ध्यान से समझें। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। चलिए हम एक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है। It is observed experimentally that 3 ग्राम of carbon combines with 4 ग्राम of oxygen। तो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि कार्बन का यदि 3 ग्राम यूज होता है तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम यूज होगा? 4 ग्राम। तो आप देख सकते हैं यदि कार्बन का 3 ग्राम और ऑक्सीजन का 4 ग्राम मिलेगा तो ये क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो यदि आप यहां ध्यान से देखें तो कार्बन का सिर्फ 3 ग्राम यूज हुआ है, सिर्फ 3 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन का कितना ग्राम यूज हुआ है? 4 ग्राम। तो रिलेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा यूज हुआ है और कार्बन यहां कम यूज हुआ है। तो रिलेटिवली यदि निकालें तो ऑक्सीजन कितना ग्राम यूज हो जाएगा? तो 4/3 गुना यह यूज होगा। इसका मतलब है 1.33 गुना यूज होगा। बड़ा सिंपल इक्वेशन है। यह है 3 ग्राम, यह है 4 ग्राम। मतलब इसके कंपैरिजन में यदि इसको हम लोग 1 मान लें, इसको हम लोग क्या मान लें? 1, तो यह कितना यूज हुआ? 1.33। इसे हम लोग 2 मान लें तो यह कितना हो गया? 2.66। इसे हम लोग 3 मान लें तो यह कितना यूज हो गया? लगभग 4। यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि यदि इसका 3 ग्राम यूज होता है तो इसका 4 ग्राम, इसका 2 ग्राम तो इसका 2.66 ग्राम, और यदि इसका 1 ग्राम यूज होता है तो इसका कितना यूज होगा? 1.33 ग्राम। इसका मतलब रिलेटिवली कार्बन के रिलेटिव या ऑक्सीजन क्या हो गया? 1.33। यदि कार्बन यहां 1 है
तो ऑक्सीजन क्या हो गया 1.33। तो यदि मान लीजिए कि कार्बन का मास हम लोग यहां 1 यूनिट ले लेते हैं, कार्बन का मास यहां 1 यूनिट हम लोग फिक्स कर दिए कि कार्बन का मास कितना होता है 1 यूनिट। तो अब बताइए कि इसके रिलेटिव में ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1.33 यूनिट। अब आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से जब हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करा के मास निकालते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालना। रिलेशन में हम लोग एटॉमिक मास को निकाल रहे हैं। तो जैसे कि ये 1 यूनिट था तो ये क्या हो गया 1.33 यूनिट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन के रिलेशन में हम लोग ऑक्सीजन का मास निकाल लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन्हीं बातों को लिखा गया है। तो मैं इन बातों को पढ़ के आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि पहला इससे एग्जाम में प्रश्न तो आते नहीं है और दूसरा आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। एटॉमिक मास यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है, अर्लियर इसको हम लोग AMU कहते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ रिटन एज U। अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। तो जो मैंने बात आपको बताया वह आगे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं यदि हम लोग कार्बन को 1 यूनिट एटॉमिक मास हम लोगों ने दिया था तो उसके रिलेशन में हम लोगों ने ऑक्सीजन को कितना एटॉमिक मास दिया 1.33। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स और एज नियर टू अ होल नंबर एज पॉसिबल। तो यदि ये होल नंबर हो या नियर टू होल नंबर हो तो ज़्यादा यह आसान लगेगा। While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as unit। तो साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग एटॉमिक मास यूनिट को सर्च किया और साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। और साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, जो नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन था उसके मास का 1/16वां भाग को यूनिट माना। यूनिट माना मतलब इसी को अब लेकर इसी के कंपैरिजन में मास को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों, उन्होंने ऑक्सीजन को यूनिट के रूप में क्यों माना। दिस वॉज कंसिडर रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन। तो यह रिलेवेंट दिखता है 2 रीजन से। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने देखा यह जो रिलेटिव मास निकाला जा रहा है वह कैसे निकाला जा रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा। यदि केमिकल कॉम्बिनेशन कराया जाएगा मतलब अलग अलग प्रकार के केमिकल्स कंबाइन करेंगे और जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे उसका उपयोग करके हम लोग एटॉमिक मास निकाल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन आसानी से बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन कर जा रहा था और यह आसानी से बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो आसानी से फिर एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। और इसका उपयोग करके यदि एटॉमिक मास निकाला जा रहा था तो वह ज़्यादा हमें होल नंबर में प्राप्त हो रहा था। तो यही वह 2 रीजन है जिसके कारण ऑक्सीजन को यूज किया गया। हाउएवर इन 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। लेकिन 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया गया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। फिर से मैं पढ़ दूं, इन 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन-12 आइसोटोप को चुना गया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon-12। तो मैं बता रहा हूँ बड़ा ध्यान से पढ़िए तभी आपको यह समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न आएगा व्हाट इज AMU
एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम लोग अभी यूनिट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो मैंने बताया, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट या फिर व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या लिखा गया है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट, यह क्या है, एक मास का यूनिट है। बस इतना ही से आपको ध्यान रख, फिर से देखते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट, यह एक मास यूनिट है, इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का आपको एक मास ले लेना, इसका कुछ भी मास होगा, इसका 1/12वां भाग आपको कर देना है। कार्बन 12 का जो मास है उसका क्या कर देना, 1/12वां भाग करना है। और इसके रिलेशन में अब मास आपको दूसरे का बताना है। देखिए कितना टफ है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जो मास है उसके 1/12वें भाग का जो मास होगा वही हम लोग क्या बोलेंगे, मास यूनिट या फिर वन एटॉमिक मास। समझ गए। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। और इसी के रिस्पेक्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे का मास को निकालेंगे। फिर से मैं बता दूं, कार्बन का एक एटम लेंगे, इसका 1/12वां भाग करेंगे। अब जो भी चीज हमारे पास आया उसी के रिलेशन में किसी दूसरे एलिमेंट का, किसी दूसरे एटम का हम लोग मास ज्ञात करेंगे। ठीक है, नहीं समझे तो मैं फिर से बता रहा हूं, यहां आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए यह है कार्बन, यह क्या है आपका कार्बन। तो इस कार्बन का ये वाला क्या हो गया, 1/12वां भाग निकाल लिया हम लोगों ने। यह क्या हो गया, 1/12वां भाग। और इसी के रिलेशन में, मतलब यही अब एक आपका तौल हो गया। अब इसी के रिलेशन में दूसरे चीजों का हम लोग को क्या निकालना है, मास निकालना है। कार्बन का 1/12वां भाग, और इसी के रिलेशन में कोई एटम कितना भारी है या हल्का है उसे हम लोग को क्या करना है, निकालना है। इसे ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां से भी आपका एक प्रश्न आएगा, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आंसर कर सकते हैं, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कार्बन का एक एटम लेंगे, उसके कार्बन 12 का एक एटम लेंगे, उसके वजन का 1/12वां भाग निकालेंगे, और उसके रिलेशन में जब किसी एटम का मास निकालेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया गया है, उसको आपको याद कर लेना है। आप देख सकते हैं इस भाग को मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं, और ये जो मैंने समझाया वही बात यहाँ पर लिखी गई है, तो आप इसे खुद से ही पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। धन्यवाद।